हेलो डियर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। देखिए, लैबोरेटरी में जो हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उनमें से ज़्यादातर रिएक्शन सॉल्यूशन में होता है। इसीलिए सॉल्यूशन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और सॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में एक फंडामेंटल आइडिया हमारे पास होना चाहिए जब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो उसी के लिए ये टॉपिक है। तो देखिए, मान लेते हैं ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हम कुछ घोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लें कि ये पानी है, इसमें हम कुछ घोल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लें हम इसमें नमक घोल रहे हैं। हमने नमक इसमें डाला और पूरी तरह से इसे घोल दिया। अब घोलने से होता क्या है? घोलने से ये मान लें सॉल्यूशन बन गया। घोलने से होता ये है कि जो भी हम घोल रहे हैं उसके पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बेसिकली आयंस जो है, आयंस में वो टूट जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और वो आयंस में टूट जाता है, इसके इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आयंस में टूट जाता है और फिर वो यहाँ कंप्लीटली पूरी तरह से ये इसमें डिस्पर्स्ड हो जाता है। हम समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है, ये जो हम घोल रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया, काफ़ी बड़ा करके हमने रिप्रेजेंट किया। ये पार्टिकल्स वैसे दिखता नहीं है, नमक को पानी में घोल दे तो वो दिखता नहीं है। तो ये जो बना इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। जब एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सचर बनता है, इस तरह से होमोजेनस मिक्सचर मतलब जब कोई एक चीज़, कोई एक वस्तु जब दूसरे वस्तु में कंप्लीटली डिस्पर्स्ड हो जाता है, कंप्लीटली घुल जाता है। अगर आप इस जगह से आप थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते हैं और फिर इस जगह से सॉल्यूशन लेते हैं, कहीं से भी आप सॉल्यूशन लें तो जो हमने घोला है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका अमाउंट, अगर सेम अमाउंट वॉल्यूम हम लेते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा अमाउंट हमने लिया, मान ले 1 मिलीलीटर, यहाँ से भी 1 मिलीलीटर लिया, तो फिर जो सल्यूट पार्टिकल्स है उसका नंबर दोनों ही केस में सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी यहाँ पर सल्यूशन ले तो फिर जो घुलने वाला होता है जिसे कि सॉल्वेंट कहा जाता है और जो घुलने वाला होता है, जो घुल जाता है, जिसे कि सल्यूट कहा जाता है, उन दोनों का प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम होगा, चाहे आप यहाँ से उसे कंसीडर करें या फिर यहाँ से उसे कंसीडर करें। तो फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो घुलता है उसे सल्यूट कहा जाता है। नॉर्मली जो अमाउंट में कम होता है एक सोल्यूशन में, जिसका अमाउंट कम होता है उसे सल्यूट कहा जाता है, और जो घोलता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में जो हमने देखा था कि पानी में नमक घोल रहे हैं तो पानी जो है यहाँ पर सॉल्वेंट होगा और नमक जो है ये सल्यूट होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम बात कर रहे थे कि कहीं से भी हम एक छोटा सा सेक्शन अगर उठा लेते हैं, यहाँ से ले या यहाँ से ले या यहाँ से ले, तो हर जगह पे पानी के मॉलिक्यूल्स और जो सल्यूट है उसके मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो बराबर घुल जाता है, होमोजेनसली घुलता है। वेल, अब यहाँ पर आप देखें, हम किसी भी एक सेक्शन को अगर कंसीडर करें या पूरा का पूरा सॉल्यूशन में ही कंसीडर करें तो यहाँ पर सल्यूट का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसका जो डेंसिटी है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है। उस टर्म को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन ये जो टॉपिक है, सॉल्यूशन टॉपिक आप लोग स्टैंडर्ड 12th में और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर उसका जस्ट एक ग्लिम्स लिया जाता है ताकि आगे चल के जब हम लोग केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे वहाँ पर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, डाउट अराइज ना करे, इसीलिए थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में बता दिया जाता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो सल्यूट पार्टिकल कितना कंसंट्रेटेड है। कम सल्यूट पार्टिकल अगर रहेगा एक डेफिनेट वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल 1 लीटर का हमने 2 सॉल्यूशन लिया,
एक सॉल्यूशन में हमने कम नमक घोला है, दूसरे सॉल्यूशन में हमने ज़्यादा नमक घोला है। तो फिर जहाँ कम नमक हमने घोला है वहाँ पर सल्यूट जो कि नमक है उसका जो पार्टिकल है उसका कंसंट्रेशन कम होगा ना, वो कम अमाउंट में होगा, वो दूर दूर होगा वो पार्टिकल्स। और जहाँ पर हमने नमक के पार्टिकल ज़्यादा घोला है जिस सॉल्यूशन में, वहाँ पर नमक के पार्टिकल बहुत करीब करीब होंगे, कंसंट्रेटेड होगा, हमने बराबर वॉल्यूम लिया है सॉल्यूशन का। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हमें बताता है कि नमक या सल्यूट पार्टिकल किस डेंसिटी में है। एक सर्टेन वॉल्यूम लेंगे तो कितना सल्यूट पार्टिकल हमें मिलेगा वो हमें रिप्रेजेंट करके देता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें थोड़ा सा और नमक अगर घोल दिया इस सॉल्यूशन में तो नमक के पार्टिकल और ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका हम कह सकते हैं डेंसिटी जो है वो डेंसिटी बढ़ जाएगा, या कंसंट्रेशन मोर टेक्निकली अगर कहें तो कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाएगा। वेल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे कि मास परसेंट से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से, मोलैरिटी से, मोलैलिटी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इससे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो पहला 4 तरीका है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का, ये 4 तरीके पर स्टैंडर्ड 11th के सिलेबस में ये दिया हुआ है। इन 4 टॉपिक्स में हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। ये जो 2 टॉपिक्स है जो कि ये भी पॉपुलर है, ये 2 टॉपिक्स जो है इसे स्टैंडर्ड 12th में कवर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड 12th के लिए जो हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन चैप्टर में, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने हर एक चीज़ पे डिटेल्स में बात किया, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने वहाँ पर सॉल्व किया, अलग अलग तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। तो वहाँ पर आपको हर तरह का वीडियो जो है, हर तरह का टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा कंसंट्रेशन से रिलेटेड। तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। जैसे कि 11th में आप पार्ट्स पर मिलियन नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस में नहीं है, आप पढ़ सकते हैं ऑफ कोर्स, और मास बाय वॉल्यूम ये नहीं है। तो अगर इनके बारे में आपको जानना है, क्यूरियोसिटी हो रहा है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके 12th वाले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये एडू पॉइंट चैनल पे अवेलेबल है। वेल वापस आते हैं, तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, और कुछ हम लोग बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप 12th वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो है, एक टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो है। और इस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर से विज़िट कीजिएगा, जैसे समय के साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ प्लेलिस्ट में जुड़ता जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग आगे चल के कभी सॉल्व करेंगे तो वो भी, उन वीडियोज़ का भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हमेशा प्लेलिस्ट एक बार खोला करें, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अब आते हैं सबसे पहले मास परसेंट। ये क्या करता है? कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मास परसेंट नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये क्या बताने वाला है। ये बताने वाला है मास का परसेंट। सो मास परसेंट ऑफ ए कॉम्पोनेंट। देखिए यहाँ पर हमने नमक को पानी में घोल दिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 180 ग्राम पानी है, 180 ग्राम पानी है, और उसमें हमने 20 ग्राम नमक घोल दिया, सादा नमक NaCl। सो 20 ग्राम हमने नमक इसमें घोल दिया। तो मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट मतलब मास परसेंट सल्यूट का भी हो सकता है, मास परसेंट सॉल्वेंट का भी हो सकता है। सिचुएशन देख के आपको समझ में आ जाएगा किसकी मास परसेंट की बात किया जा रहा है, वो गिवन होता है हमेशा। सो हो सकता है मास परसेंट ऑफ सॉल्ट की बात किया जाए या मास परसेंट ऑफ पानी की बात, सॉल्वेंट की बात किया जाए। आई एम सॉरी, ये तो एग्जाम्पल में है पानी। सो मास परसेंट ऑफ ए कॉम्पोनेंट, नॉर्मली ज़्यादातर केस में सल्यूट का ही मास परसेंट गिवन होता है या उसी के साथ हम डील करते हैं। एक सोल्यूशन के अंदर मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन किस तरह से डिफाइंड होता है कि वो परसेंटेज होता है पूरे सोल्यूशन में कितना परसेंट वो कंपोनेंट है बाय मास के हिसाब से देखा जाए तो वो कितना परसेंट है, वही है मास परसेंट। ये नाम से ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट हम पता करना चाहें, ध्यान से देखें, जैसे ही 180 ग्राम पानी में हम 20 ग्राम का सॉल्ट को घोल देंगे, वैसे ही हमें
200 ग्राम का सॉल्यूशन मिलेगा। और मास परसेंट अगर हम सॉल्ट का पता करें मास परसेंट, तो फिर वो पानी के रेस्पेक्ट में यानी कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नहीं होता है बल्कि सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है। 180 ग्राम पानी में 20 ग्राम सॉल्ट घोल दिया हमने, नमक घोल दिया, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? 180 ग्राम प्लस 20 ग्राम। सो ये बेसिक चीज़ है कि सॉल्यूशन के बेस पे, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है उसके बेस पे मास परसेंट बनता है। सो यहाँ से इस एग्जाम्पल में अगर देखें मास परसेंट या परसेंटेज, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट कितना होना चाहिए? तो सॉल्ट कितना है? सॉल्ट 20 ग्राम अवेलेबल है। सॉल्यूशन कितना है? कितना सॉल्यूशन में? 200 ग्राम सॉल्यूशन में। 200 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्ट है, तो ये तो सॉल्ट का पार्ट बताएगा। 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 200 ग्राम क्या बताएगा? सॉल्ट का पार्ट उस सॉल्यूशन में। परसेंटेज कैसे पता करेंगे? इनटू 100 इतना परसेंट, तो ये हो गया मास परसेंट। तो यहाँ से अगर देखिए आप ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 10 और 10 इंटू 10 इज़ 100, सो दैट इज़ इक्वल टू 10%। 200 ग्राम का 10% होगा ना, 20 ग्राम, सो 10%। सो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज़ 10%। और उसी तरह से ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि मास परसेंट ऑफ वाटर अगर हम पता करें, मास परसेंट ऑफ वाटर, पानी का मास परसेंट, और ये ऑब्वियसली बराबर होगा, पानी कितना है? 180 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना है? 200 ग्राम है, इंटू 100%। कैलकुलेट करें तो आपको ये मिलेगा 90%। अगर दो कंपोनेंट होगा, अगर दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स मिलकर अगर सोल्यूशन बन रहा है, तो एक अगर 10% होगा तो दूसरे को उतना होना है ताकि टोटल 100% हो। सो ये आप उस तरीके से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं, एक जनरल फार्मूला अगर बनाएं किसी भी कंपोनेंट के लिए मास परसेंट, सो मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला हम बना रहे हैं, सो मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, जैसे सॉल्ट कितना था? 20 ग्राम था, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन, सो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100%। अगर पार्ट पूछा जाए, मास पार्ट बाय पार्ट, तो फिर ये 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कितना पार्ट होगा? अगर कहा जाए कि यहाँ पर नमक कितना पार्ट है सॉल्यूशन में, सो मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वो पार्ट बताएगा, ये परसेंट बता रहा है। सो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, इतना परसेंट जो है ये हमें मास परसेंट बताएगा। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ केन शुगर, चीनी, शक्कर, शक्कर हम मिला रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए शक्कर है, हमने 5 ग्राम शक्कर मिलाया, कितना पानी में? 45 ग्राम, 45 ग्राम का पानी है यहाँ पर, और उसमें हमने 5 ग्राम केन शुगर मिला दिया। हमें मास परसेंटेज पता करना है हर एक कंपोनेंट का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें, चूँकि मास परसेंट पता करेंगे जो कि सोल्यूशन के अमाउंट पे बेस्ड होगा, तो यहाँ पर सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन का अमाउंट जो है ऑब्वियसली हम सबसे पहले पता कर लेंगे, 45 ग्राम प्लस 5 ग्राम इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, 50 ग्राम का सोल्यूशन होगा। अब यहाँ से मास परसेंट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं, मास परसेंट ऑफ शुगर, तो फिर ये बराबर होगा, शुगर कितना है? 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 45, नहीं 50 ग्राम, सोल्यूशन 50 ग्राम का है, इनटू 100%। आप कैलकुलेट करें तो ये 10% आएगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 5 यहाँ से कैंसिल होगा, 10%। और फिर ऑब्वियसली मास परसेंट
बिना कैलकुलेट किए आप बताइए मास परसेंट, बिना मतलब ये इस तरह का कैलकुलेशन किए आप बताइए मास परसेंट ऑफ वाटर कितना होगा। ऑब्वियसली 90% होगा। 45 ग्राम, क्योंकि 90% और 10% मिलके 100% होगा। सो 45 ग्राम डिवाइडेड बाय 50 ग्राम्स इंटू 100% कैलकुलेट करके देखें, ये बन जाएगा 90%। ओके, सो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ग्रो करने के लिए हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब यहाँ से आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नॉर्मली, मोल फ्रैक्शन का यूज़ जो होता है नॉर्मली मिक्सचर में होता है। जो एयर का मिक्सचर होता है, दो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर हो गया, नॉर्मली होता है। सोल्यूशन में भी हम करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। सो उसी के लिए चूँकि सोल्यूशन के साथ हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे एक मिक्सचर ले लिया, गैस का मिक्सचर, थोड़ा डाइवर्सिटी लाने के लिए। इस तरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए तो मोल फ्रैक्शन को हम इसी सेंस में फ़िलहाल देखेंगे। आप सोल्यूशन में भी इसे मान सकते हैं। ब्लू डॉट्स जो है ये पानी का मॉलिक्यूल मान ले, और ये येलो डॉट्स जो है किसी भी एक तरह का सॉल्वेंट, नमक हो चीनी हो, उसका मॉलिक्यूल मान ले। वैसे नमक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होगा, वो तो आयन के फॉर्म में होगा। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप इमेजिन कर लीजिए कि ये नमक के पार्टिकल है, ये पानी के पार्टिकल्स है। सोल्यूशन में भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे एक होमोजेनस मिक्सचर, एक दो अलग अलग गैसेस के मिक्सचर के तौर पे हम इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर बना हुआ है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ब्लू डॉट्स जो है ये एक तरह के गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू डॉट गैस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर येलो डॉट जो है ये गैस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इस सैंपल में, इस मिक्सचर में ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड जो गैस है ये लेट अस से एक्स ए मोल का है। ये एक नंबर है एक्स सब ए, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम गैस ए की बात कर रहे हैं। एक्स सब ए नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स यहाँ मोल्स में मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, इतना नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स ए, इसका वैल्यू अगर होता है 2, इसका मतलब 2 मोल ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड जो गैस है, गैस ए जो है ये 2 मोल का है। और ये येलो कलर से रिप्रेजेंटेड जो गैस है ये मान लेते हैं हम एक्स सब बी, इतना मोल्स है। एक्स सब बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, एक्स बी का वैल्यू 1 है, मतलब ये येलो कलर से रिप्रेजेंटेड जो गैस है, गैस बी जो है वो 1 मोल का है। अब मोल का फ्रैक्शन अगर पूछा जाए, ये येलो कलर का जो रिप्रेजेंटेड या गैस बी जो है, गैस बी का जो नंबर ऑफ मोल है वो किस फ्रैक्शन में है, तो वो जो फ्रैक्शन है किस पार्ट में है या किस फ्रैक्शन में है, वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो रिप्रेजेंट करना चाहिए कि यहाँ पर ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में जितना भी मोल है, टोटल जितना भी मोल बन रहा है, उसके किस फ्रैक्शन में ये गैस बी यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके किस फ्रैक्शन में गैस ए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो फ्रैक्शन पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल कितना होगा। सो मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल ऑब्वियसली चूँकि 2 गैसेस ही है यहाँ पर, तो गैस ए का नंबर ऑफ मोल प्लस गैस बी का नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है ये इस मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स है, इतना नंबर ऑफ मोल्स है इस मिक्सचर में। मान ले ए 2 मोल का है और बी 1 मोल का है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं ए जो है ये है 2 मोल का और बी जो है ये है 1 मोल का। अब मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब तो यही होता है कि यहाँ पर 6.02214 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये 1 मोल है, तो 2 मोल का मतलब इंटू 2 इतने पार्टिकल्स हैं। और 1 मोल का मतलब कितना होगा? 6.02214076 इंटू 10⁻23।
तो अगर यहाँ पर दोनों अवेलेबल हो और ऑब्वियसली मान लें रिएक्शन नहीं हो रहा हो तो दोनों इंडिपेंडेंटली, दोनों मॉलिक्यूल्स हो या एटम हो, पार्टिकल जो है इंडिपेंडेंटली वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 2, यहाँ से 1, 2 + 1 इज 3, 3 इंटू दिस वन 6.0221407 इंटू 10⁻23, इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 3। सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इस मिक्सचर में जो है x सब a प्लस x सब b होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया यहाँ पर। सो फिर यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ a, इसकी अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a 2 मोल का है, एग्जाम्पल के तौर पे a 2 मोल का है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर जो कि 3 मोल का है। ये एक फ्रैक्शन दे रहा है, तो यही फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन है कि a किस फ्रैक्शन में अवेलेबल है इस मिक्सचर में, या सोल्यूशन भी हो सकता है उस सोल्यूशन में। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन अगर b का पता करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, इसे हमने रिड्यूस नहीं किया, हमें रिड्यूस करना चाहिए था, चलिए रिड्यूस कर लेंगे। 1 मोल डिवाइडेड बाय 3 मोल्स। सो इसे जब हम रिड्यूस करेंगे ये 2/3 होगा और ये जो है ये 1/3 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज़ 1/3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज़ 2/3। सो जनरल फार्मूला अगर हम यहाँ से बनाते हैं, सो जनरल फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ अ component, मोल फ्रैक्शन of a component is equal to number of moles of that component, क्योंकि यहाँ a का भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है, b का भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट component डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर? ऑब्वियसली मिक्सचर में, इन द मिक्सचर। सो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। सो यहाँ से एक और बात, यहाँ से आप देखें एक और बात कि अगर a का मोल फ्रैक्शन देखा जाए, a का अगर हम मोल फ्रैक्शन देखते हैं तो ये होगा XA डिवाइडेड बाय XA प्लस XB, अगर 2 कंपोनेंट रहे तो। और अगर b का हम मोल फ्रैक्शन देखते हैं तो फिर ये हो जाएगा XB डिवाइडेड बाय XA प्लस XB। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें 1 मिलेगा। इन दोनों को आप जोड़ के देखें, आपको हमेशा 1 मिलेगा। अगर 3 कंपोनेंट हो तो तीनों के मोल फ्रैक्शन को आप जोड़ दें तो आपको 1 मिलेगा। 4 कंपोनेंट हो तो चारों के मोल फ्रैक्शन को आप जोड़ दें, आपको 1 मिलेगा। इस एग्जांपल में भी इन दोनों को आप जोड़ के देखें तो आपको 1 मिलेगा। 2/3 एंड 1/3, इन दोनों को जोड़ने से हमें 1 मिलता है। होना भी चाहिए। एक कंप्लीट मिक्सचर को हम 1 मानेंगे तभी तो बाकी का फ्रैक्शन पता करेंगे। सो उसको 1 माना जाता है। जैसे कि अगर मान ले किसी का मोल फ्रैक्शन 1/3 होता है तो इसका मतलब क्या है? हमने टोटल को कितना माना? टोटल को 1 माना, उस 1 का 1/3 है वो। तो अगर एक 1/3 होगा, दूसरा भी 1/3 होगा और तीसरा भी 1/3 होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे जब, तब टोटल 1 आना चाहिए। तो हमेशा सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ दे तो हमें मिलता है, ऑब्वियसली हमें मिलेगा वहाँ पर 1। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो ऑब्वियसली इस केस में ये रेशियो निकल के आएगा 2:1। ये जो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया, इस एग्जाम्पल के हिसाब से मोल फ्रैक्शन जो है ये 2:1 निकल के आएगा। A का 2 मोल है, मतलब A इतने नंबर में है, और B 1 मोल है, तो ये B जो है इतने नंबर में है। तो ये 2:1 मोल का भी रेशियो होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी रेशियो होगा।
सो सो ये मोल फ्रैक्शन हमें ये बताएगा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमें ये भी बताएगा कि वहाँ पर उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो कितना है। अब यहाँ से एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन है, इसे 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ मिक्स किया गया। हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन, दोनों कंपोनेंट्स का, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन पता करना होगा। तो फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चूँकि मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है तो सबसे पहला चीज़ जो हमें करना होगा ये देखना होगा कि ऑक्सीजन कितना मोल है। यहाँ मोल पे तो नहीं दिया गया, यहाँ मास के हिसाब से दिया गया 64 ग्राम। सो ऑक्सीजन कितना मोल है और नाइट्रोजन कितना मोल है यहाँ पर प्रेजेंट, वो सबसे पहले हमें पता करना होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे पता करेंगे, कितना है ऑक्सीजन, 64 ग्राम है, और एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑब्वियसली 32 ग्राम होता है। 16 तो एटॉमिक फॉर्म में होगा तब होगा। वेल देखिए, ऑक्सीजन एटम जो है इसका एटॉमिक मास जो होता है, एवरेज एटॉमिक मास नियरली 16 होता है। तो O2 जो मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास अगर देखें तो ये 32 होगा। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स करें तो ऑक्सीजन का एटम और नाइट्रोजन का एटम तो मिक्स नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसीलिए इसे डाई ऑक्सीजन भी कहा जाता है, डाई नाइट्रोजन भी कहा जाता है। सो 32U इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। मोलर मास 32 ग्राम होगा तो वही 32 ग्राम। नाइट्रोजन एक एटम का मास होता है 14U, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो नाइट्रोजन चूँकि डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल बनाता है दो एटम मिलके, तो एक मॉलिक्यूल का मास, दैट मीन मॉलिक्यूलर मास 28U होगा। और अगर एक मोल की बात करें तो एक मोल नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28 ग्राम। सो वही 28 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कितना, 64 ग्राम, और एक मोल का मास कितना, 32 ग्राम। तो कितना मोल है, दैट इज इक्वल टू 64। ये अवेलेबल ऑक्सीजन है, इतना ऑक्सीजन कितना मोल होगा, तो इतना मास डिवाइडेड बाय एक मोल का मास, सो 32 ग्राम। सो यहाँ पर 2 मोल्स है। यहाँ मुझे लिखना चाहिए मोलर मास के तौर पे यहाँ लिखा जाता है। ज़्यादा टेक्निकली अगर कहें, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ज़्यादा टेक्निकली अगर कहें तो मोलर मास को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ मैं एक बार लिख ही देता हूँ, मोलर मास जो ऑक्सीजन का है, ज़्यादा टेक्निकली कहे तो ऐसा कहा जाता है 32 ग्राम पर मोल, और नाइट्रोजन के लिए कहा जाएगा 28 ग्राम पर मोल, ऐसे लिखा जाता है मोलर मास को। तो यहाँ पर अगर चूँकि हम लोग थोड़ा टेक्निकली आगे बढ़ रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोलर मास, अवेलेबल मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सो ग्राम पर मोल, ये पर मोल न्यूमरेटर में जाके मोल होगा, और यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 1 × 2 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा और ये मोल बन जाएगा। ये कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, यूनिट के साथ भी हमने डील कर लिया। सो ये हो जाएगा 2 मोल का। मोल को इन शॉर्ट MOL लिखा जाता है सिंबल के तौर पे, और पूरा भी आप लिख सकते हैं MOLE, मोल। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज इक्वल टू, नाइट्रोजन कितना अवेलेबल है, 28 ग्राम, मोलर मास 28 ग्राम पर मोल, तो उसी मोल को मैंने ऊपर लिख दिया, सो दैट इज इक्वल टू 1। एक मोल नाइट्रोजन है यहाँ पर। सो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर सिंबल दे देते हैं, यहाँ पर XO ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स और नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स X_N। तो फिर मोल फ्रैक्शन, अभी मोल फ्रैक्शन में आते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ, इन शॉर्ट लिख देता हूँ, O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना मोल है, XO डिवाइडेड बाई टोटल कितना मोल है, टोटल कितना मोल है, दैट मीन XO प्लस XN, एंड दैट इज इक्वल टू, ऑक्सीजन 2 मोल का था
और उसी तरह का पिछला केस में जो एग्जांपल लिया उसी तरह का ये भी आ गया, इसका भी सिचुएशन ऐसा ही है। सो माफ़ कीजिएगा, ये विद 1+2 हो जाएगा, ये 1+2 हो जाएगा। सो 1+2 इज़ 3, सो 2 डिवाइडेड बाई 3। और ऑब्वियसली नाइट्रोजन का अगर मोल फ्रैक्शन पता करेंगे तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू XN डिवाइडेड बाई XO प्लस XN प्लस XN। और ऑब्वियसली इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 मोल बटा 3 मोल्स। सो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, ये हो गया मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोलैरिटी। सो इससे पहले हम लोगों ने जो मास परसेंट देखा था, मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का होता है। कंपोनेंट का मास परसेंट 10% सॉल्ट, 90% पानी, 2/3 ऑक्सीजन, 1/3 नाइट्रोजन, तो कंपोनेंट का होता है वो। मोलैरिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैरिटी को असाइन किया जाता है सॉल्यूशन को। सो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मान लें हम एक सॉल्यूशन हमने बनाया तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी इस तरह से कहा जाता है। सो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वहाँ पर जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो कितना मोल है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट वॉल्यूम, मान लें 1 लीटर हमने सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है कितना मोल है ये हमें देखना होता है। सो मान लेते हैं कि हमने सॉल्ट जो है, यहाँ पर हमने सॉल्ट घोल दिया है 2 मोल का, 2 मोल का हमने सॉल्ट घोला है या सॉल्ट लिया है, नमक लिया है और उसे इस पानी में घोल दिया है। और जो सॉल्यूशन बना फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 500 ml का, 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बना, तो फिर यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल कितने मोल है? 2 मोल है। यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट पार्टिकल कितना मोल होगा, ये हो जाएगा उसका मोलैरिटी। मतलब यूनिट वॉल्यूम को हम 1 मिलीलीटर भी मान सकते हैं, 1 लीटर भी मान सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट इस केस के हिसाब से 1 लीटर होगा। और इन जनरल भी हम लीटर में ही सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम को लीटर में ही नापते हैं, क्योंकि उससे एक स्पेशल टर्म निकल के आता है। उसी पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम लोग। सो फिलहाल तो ये जो यूनिट वॉल्यूम है, ये यूनिट वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। जनरली हम इसे लीटर मानते हैं। जनरली आप कुछ और भी मान सकते हैं यूनिट वॉल्यूम को, मिलीलीटर भी मान सकते हैं, क्यूबिक मीटर भी मान सकते हैं। सो इसे जनरली लीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, ये रिप्रेजेंट करता है उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी। सो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जनरल फार्मूला अगर कहें तो उससे पहले, जनरल फार्मूला से पहले हम यहाँ पर ये जो सिनेरियो हमने बनाया, इस सिनेरियो को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलैरिटी कितना होगा, इसका मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना होगा। सो मोलैरिटी का जो डेफिनेशन है विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हम कह सकते हैं। टोटल वॉल्यूम जो भी है सॉल्यूशन का, वही हमें देगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सल्यूट है वो है 2 मोल, और जो सॉल्यूशन है 500 मिलीलीटर। अब इसे अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इन जनरल इसे लीटर में रिप्रेजेंट करना थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि एक स्पेशल टर्म हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हो गया 2 मोल, और मिलीलीटर को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होगा हमें, मिलीलीटर और लीटर का कन्वर्जन हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो फिर ये आधा लीटर बन जाएगा। अब वैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता तो आप यूनिटी ब्रैकेट मेथड यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर ये तो बड़ा सिंपल डेटा है, तो मैं सिंपली इसे हाफ लिख सकता हूँ, ये हाफ लीटर। सो हाफ लीटर, तो यही चीज़ जो है, ये हाफ का ये 2 जो है डिनोमिनेटर वाला 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 2 × 2 इज़ 4,
मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो 2 इंटू 2 इज़ 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, ये इस सोल्यूशन का मोलैरिटी है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ये जो मोल पर लीटर आपको यूनिट दिख रहा है, मोल पर लीटर, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं 4 कैपिटल M सोल्यूशन। ये M रिप्रेजेंट करता है, ये M मोलैरिटी वाला M है, ये M रिप्रेजेंट करता है मोल पर लीटर यूनिट का शॉर्ट हैंड है, ये मोल पर लीटर का ही शॉर्ट हैंड है कैपिटल M। सो यहाँ डिनोमिनेटर में, यानी कि जो यूनिट वॉल्यूम की बात करें वो अगर लीटर में हम कंसीडर करें तब जाके हम M में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे मोलर कहा जाता है। हम इस चीज़ को, इस सोल्यूशन को 4 मोलर सोल्यूशन कह सकते हैं, 4 मोलर सोल्यूशन। ये M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर मोलर, 4 मोलर सोल्यूशन। चूँकि हमने इसे लीटर में रिप्रेजेंट किया है यूनिट वॉल्यूम को, तब जाके ये M आया। अगर यहाँ मिलीलीटर में ही रखते तो यूनिट आता मोल पर मिलीलीटर, जिसे कि हम कैपिटल M या इस तरह से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो ये इसका बेनिफिट है अगर हम यूनिट वॉल्यूम को लीटर में कंसीडर करें तो। अब देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमें मोलैरिटी पता करना होगा एक सोल्यूशन का जिसमें कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है 200 ml सोल्यूशन में। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 20 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, यहाँ पर 20 ग्राम का है, और जो सोल्यूशन बना, ये सोल्यूशन घोलने के बाद जो सोल्यूशन बना ये 200 मिलीलीटर का है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें ये पता करना होगा कि इसका मोलर मास कितना है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका मोलर मास कितना है, उसी से तो हम पता करेंगे कितना मोल है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, सो कितना मोल है ये सबसे पहले पता करना होगा। तो कितना मोल है पता करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसका मोलर मास कितना है, NaOH का मोलर मास कितना है। सो मोलर मास हम कैसे पता करेंगे? सोडियम का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, इन तीनों को जोड़े तो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। अब U को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो मोलर मास मिल जाएगा। सो मोलर मास जो है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास, वैसे यहाँ फार्मूला मास कहना ज़्यादा बेहतर होता है, NaOH एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है। सो दैट्स वाई इसे मॉलिक्यूलर मास ना कह के फार्मूला मास कहना चाहिए। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH वो ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म में हुआ। सो NaOH इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो सोडियम एटम का मास 23U, ऑक्सीजन एटम का मास 16U, मतलब एक मॉलिक्यूल NaOH उसका मास कितना होगा, विच इज़ इक्वल टू Na, सोडियम का मास, सोडियम एटम का मास, ऑक्सीजन एटम का मास, हाइड्रोजन एटम का मास प्लस हाइड्रोजन एटम का मास 1U, जोड़े तो ये बन जाएगा 40U। 40U मतलब एक मोल NaOH मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, जिसे कि मोलर मास कहा जाता है। मोलर मास ऑफ सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो U है उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, 40 ग्राम। अब देखिए 40 ग्राम इसका मोलर मास है, 20 ग्राम अवेलेबल है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स of NaOH available is equal to, अवेलेबल कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 40 ग्राम, टेक्निकली कहे तो पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। सो दैट इज इक्वल टू हाफ, 20/40 हाफ, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल पर मोल डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो ये बन जाएगा मोल, ये बन जाएगा मोल। सो हाफ मोल 20 ग्राम मतलब यहाँ हाफ मोल, आधा मोल यहाँ पर सल्यूट है। सल्यूशन
200 ml का बना, इसे लीटर में यही कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एक बार यूनिटी ब्रैकेट मेथड लगाएं। सो इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। हम इसे किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी क्वांटिटी को हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, और चूंकि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो फिर यहाँ पर हम अगर कहें 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर, तो वो तो 1 के बराबर हो जाएगा। एक बार देख ले, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये तो 1 के बराबर हो गया ना, दोनों बराबर है, 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। ये यूनिटी ब्रैकेट मेथड, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। सो ये तो 1 के बराबर हो गया, 1 को इसके साथ 200 ml के साथ तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये मिलीलीटर और मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा। 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5 लीटर। वैसे आप सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते थे ऑब्वियसली, 200 मिलीलीटर मतलब 1 डिवाइडेड बाई 5 लीटर। थोड़ा हमने प्रैक्टिस कर लिया एक बार, यूनिटी ब्रैकेट मेथड रिवाइज हो गया। सो यहाँ पर मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो है ये क्या होगा, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना मोल है, हाफ मोल का है, 0.5 मोल का है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, लीटर में रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लीटर में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ मिलीलीटर। सो ये 1 डिवाइडेड बाई 5 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.2 लीटर। सो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2, 2.5 हो जाएगा। ये कैंसिल कर दे, इसको डेसिमल पॉइंट को कैंसिल कर दे। सो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मोल पर लीटर, एंड दिस मोल पर लीटर can be written as 2.5 mole per liter can be written as in capital M, and this solution, this is, ये जो solution है ये 2.5 मोलर solution है, 2.5 मोलर solution है, ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ये सवाल में पूछा गया मोलैरिटी कितना है, तो हम कहेंगे मोलैरिटी जो है 2.5 मोल पर लीटर, या फिर हम कह सकते हैं 2.5 कैपिटल एम, दैट मीन 2.5 मोलर, ये इसका मोलैरिटी है। वेल, मोलैरिटी से ही बहुत हद तक मिलता जुलता एक और टर्म है मोलैलिटी। यहाँ डिफरेंस देखिए, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी है। मोलैलिटी भी सोल्यूशन का ही होता है, इसे भी वैसे ही कुछ डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वैसे ही पिछले केस की तरह ही, पर यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ना होके पर यूनिट मास है, और साथ ही साथ पिछले केस में सोल्यूशन के टर्म में उसका जो डिनोमिनेटर था वो सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में था। जो हम पार्ट पता करते हैं, जो यूनिट वॉल्यूम में पता करते थे पिछले केस में जो कर रहे थे, वो सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में था। अब की बार हमें जो पता करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। ये चीज़ याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम लोग गलती कर जाते हैं, बार बार गलती होती है। सो ये यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है मोलैलिटी। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 मोल का हमने एक सल्यूट लिया, और उसे हमने घोल दिया 2 किलोग्राम पानी में ही घोल दिया। मान ले यहाँ पर पानी, ये पानी जो है ये सॉल्वेंट है। तो अब हमें जो मास कंसीडर करना है सॉल्यूशन का नहीं बल्कि सॉल्वेंट का मास कंसीडर करना है। और लेट अस से 3 मोल जो है, 3 मोल एग्जांपल, ऐसे ही रफ एग्जांपल ले रहे हैं, आप इसे खोजने की कोशिश ना करें कि किसका 3 मोल इतना होता है। हमने ऐसे ही 69 ग्राम, ऐसे ही मैं एक रैंडम डेटा ले लिया मैंने, 69 ग्राम। तो अब ये जो टोटल मास है, इस टोटल मास को 2 किलोग्राम और 69 ग्राम नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि सोल्यूशन उतना होगा, 2 किलोग्राम 69 ग्राम का होगा।
लेकिन हमें जो कंसीडर करना है इस केस में मोलैलिटी पता करने के लिए, वो मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करना है। तो इस केस में अगर हम मोलैलिटी को देखते हैं तो इस केस में जो मोलैलिटी होगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से, वो ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, 3 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर यूनिट मास। अब इस यूनिट मास को आप ग्राम में भी कंसीडर कर सकते हैं, सेंटीग्राम में भी कंसीडर कर सकते हैं, आप किसी में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर किलोग्राम में इसे कंसीडर किया जाए तो हमें पिछले केस में कैपिटल M मिला था, वैसे ही एक टर्म, नया टर्म मिलेगा, तो किलोग्राम में ही कंसीडर कर लेते हैं। सो ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट 2 किलोग्राम का है, सोल्यूशन नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉल्वेंट। सो पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब जितना सॉल्वेंट है उसे डिवाइड कर दे, उससे डिवाइड कर दे। सो 2 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें ये जो मिला 1.5, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1.5 मोल पर किलोग्राम। अब ये मोल पर किलोग्राम जो है ये एक स्पेशल टर्म है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1.5। अब इसे मोल पर किलोग्राम को स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस सॉल्यूशन को 1.5 मोलर नहीं, पिछले केस में मोलर था, इस केस में मोलल है, 1.5 मोलल सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। सो जनरल फार्मूला हम अगर इसका बनाते हैं तो जनरल फार्मूला फॉर molality of a solution is equal to number of moles of solute, एक सॉल्यूशन में कितना सल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, माफ़ कीजिएगा, द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। बेहतर होता है अगर हम इस मास को इन किलोग्राम कंसीडर करें, बेहतर होता है, ऐसा नहीं कि किलोग्राम में ही कंसीडर करना है। समटाइम्स हमें फार्मूला में भी दिख जाता है कि किलोग्राम में ही कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है, आप इसे ग्राम में भी कंसीडर कर सकते। ग्राम में कंसीडर करेंगे तो यूनिट आएगा मोल पर ग्राम, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक ही तो है, मोल पर ग्राम, वो रिप्रेजेंट तो कर रहा है ना कंसंट्रेशन को। लेकिन मोल पर किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्पेशल टर्म आएगा ये m, जिसे कि हम आगे चल के मोलल सॉल्यूशन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जस्ट आपको याद रखना है। सो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हुआ। अगर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम, उसी तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मोलैलिटी सॉल्यूशन का पता करना है। यहाँ पर देखिए 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मोलर मास जो है दैट इज़ 40 ग्राम पर मोल है, पिछले केस में ही हमने देखा था। सो 200 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मान ले सोडियम हाइड्रोक्साइड है 200 ग्राम का, विच कैन बी रिटन एज, आप सिंपल कैलकुलेशन करें तो आपको मिलेगा 5 मोल का है, 40 ग्राम में 1 मोल, 200 ग्राम में 5 मोल। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बना 2700 ग्राम का। अब जब हम मोलैलिटी पता करेंगे तो अगर यहाँ पर पता करें, ये एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो मोलैलिटी जब हम पता करेंगे यहाँ पर, मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है 5 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2700 ग्राम, नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता करना होगा सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट के साथ सल्यूट को मिलाने से ना सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन अगर 2700 ग्राम का है
उसमें 200 ग्राम सल्यूट के तौर पे है, तो सिर्फ सॉल्वेंट कितना है 2700 ग्राम माइनस 200 ग्राम, तो सॉल्वेंट जो है ये 2500 ग्राम का है, मतलब 2.5 किलोग्राम का है। सो यहाँ पर ये बन जाएगा 2.5 किलोग्राम, 2.7 नहीं 2.5 किलोग्राम सॉल्वेंट का जो मास है वो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज़ 2 मोल। ई को हटा ही देते हैं, इस तरह यूनिट में नॉर्मली ई लिखा नहीं जाता है, सिंबल में ही लिखा जाता है। इसे सिंबल में लिखा तो इसे भी सिंबल में लिखना बेहतर होता है। एंड दिस थिंग इज स्मॉल लेटर m, सो 2m, इसी को हम कह सकते हैं 2 मोलल। ये जो सोल्यूशन है इट इज़ 2 मोलल सोल्यूशन। सो हमें मोलैलिटी पता करने के लिए कहा गया था, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो ये मोलैलिटी इस सोल्यूशन का है 2m या 2 मोल पर किलोग्राम। सो अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन आगे एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये भी जानना ज़रूरी है। वैसे ये आपने स्टैंडर्ड 9 10th में स्टैंडर्ड 10th में आपने देख लिया है, सीख लिया है। फिर भी एक वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, और हमेशा की तरह जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे सोल्यूशन के कंसंट्रेशन से जुड़ी जो वीडियोस है उनका लिंक भी, 12th वाला वीडियो जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।